फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसडी यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसडी 002 के खंड 1 में इकाई 2 मैथिली शरण गुप्त का काव्य राष्ट्रीय जागरण, नव जागरण और नारी चेतना के संबंध में, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुप्त जी के काव्य मूल स्वर नारी भावना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मैथिली शरण गुप्त का काव्य राष्ट्रीय जागरण, नव जागरण और नारी चेतना के संबंध में गुप्त जी के काव्य मूल स्वर नारी भावना के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय नव जागरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न समाज में नारी की स्थिति और पुनः विचार के भी सामने आया था। समाज सुधार के लिए 19वीं सदी में जो आंदोलन चलाए गए उनमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज प्रमुख थे। इन आंदोलनों और राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद आदि समाज सुधारकों ने स्त्री की सामाजिक परिस्थिति का डटकर विरोध किया। साहित्य इतिहास के मध्यकाल के बाद रीतिकाल में तो नारी की स्थिति भोग्या मात्र ही बनकर रह गई थी, जिसका तीव्र विरोध राष्ट्रीय नवजागरण के दौरान दिखाई पड़ता है। व्यक्ति स्वतंत्रता की भावना ने नारी स्वतंत्रता की भावना को बदल पर भी बल दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में नारी भी पुरुष के समकक्ष बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। इस भावना को बल मिला। नारी के बारे में बदले हुए इस विचार का मैथिली शरण गुप्त पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। साकेत, यशोधरा, जैनी, हिडिंबा जैसे अनेक काव्य ग्रंथ उनकी नारी भावना को विस्तार से व्याख्यायित करते हैं। मैथिली शरण गुप्त नारी जीवन के प्रति आभार, सहानुभूति रखने वाले कवि हैं, लेकिन उनके सभी नारी पात्र समाज के एक विशेष वर्ग सवर्ण से आए हैं। उनकी लगभग नारी पात्र ऐसी है जिनके पति किसी कार्य के उद्देश्य से उन्हें छोड़कर चले गए हैं, इसलिए वे सभी उपेक्षिता हैं। नारी चित्रण के माध्यम से, इनके दुख दर्द और पीड़ा की अभिव्यक्ति के माध्यम से गुप्त जी समाज में नारी की स्थिति बदलना चाहते हैं। गुप्त जी के स्मरणीय नारी पत्र साकेत, यशोधरा आदि प्रबंध काव्य है। साकेत की रचना की प्रेरणा गुप्त जी को कबींद्र, रविंद्र के निबंध काव्य उपेक्षिता तथा आचार्य द्विवेदी जी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है। प्रारंभ में साकेत का नामकरण उर्मिला उताप था, जो बाद में बदलकर इसका नाम गुप्त जी ने साकेत किया। साकेत पूरा करने में कवि को 16 वर्ष लगे। राम कथा पर आधारित साकेत को गुप्त जी ने यथासंभव राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। साकेत का केंद्र बिंदु उर्मिला है, जो राम मूल कथाओं में एक उपेक्षित पात्र की तरह चित्रित हुई है। गुप्त जी को उर्मिला की व्यथा, विरह, वेदना, त्याग और व्यक्तित्व की दृढ़ता ने प्रभावित किया। उर्मिला जी के इन अछूते व्यक्तित्व के पक्षों को उन्होंने आधुनिक संदर्भों में उद्घाटित किया है। गांधी युग में जब गुप्त जी रचनारत थे, तब समाज में व्यक्ति का महत्व उतना स्थापित नहीं हो पाया था और परिवार समाज की एक प्रमुख इकाई था। इसलिए भी नारी के व्यक्तित्व के जिन पक्षों पर उनका अधिक ध्यान गया, वे मातृत्व, पत्नीत्व और इसी संदर्भ में उसकी स्वतंत्र सत्ता और महत्ता थी। साकेत में उर्मिला के चित्रण को गुप्त जी ने स्वाभिमानी, जागृत, शक्ति रूपा वीरांगना के रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया, जो सैनिक में मातृभूमि के प्रति मर मिटने का हौसला पैदा करने की प्रेरणा शक्ति देती है। सीताहरण और शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण की मूर्छा का प्रसंग जब हनुमान सुनाते हैं, तब साकेत के सभी निवासी रावण से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं और सीता को कारागार से मुक्त करके शत्रुघ्न प्रजा को रावण की लंका लूटने का आदेश देते हैं। तब उर्मिला माथे पर सिंदूर लगा, हाथ में माला लेकर दुर्गा का वेश धारण करके
गरजती हुई उनके सामने आ खड़ी होती है और तेजस्वी वाणी में घोषणा करती है कि इसी प्रकार सीता के इन उद्गारों में नारी की स्वतंत्रता, सत्ता और महत्ता प्रकट होती है। उर्मिला के अतिरिक्त साकेत में सुमित्रा, मंथरा, कैकेयी, सीता, कौशल्या आदि जितने भी नारी चित्रण हैं, उनके व्यक्तित्व में गुप्त जी ने युगानुकूल नई उद्भावनाएं की है। मसलन रामचरितमानस की कैकेयी के लिए ग, तुलसी ने गई गिरा मती फेरी वाक्य का प्रयोग किया है, जबकि गुप्त जी ने कैकेयी के विरोध में मनोवैज्ञानिक कारणों के परिप्रेक्ष्य में ढाला है। कैकेयी के साथ उसके पुत्र पर भी संदेह किया गया, इसलिए वह प्रतिशोध करती है और मानस की मंथरा का कहना था कि जी ने कैकेयी द्वारा पश्चाताप के बोल भी बुलवाकर मानो उसके पाप को धो डाले। साकेत में यदि केंद्रीय चरित्र उर्मिला और उसकी विरह वेदना का चित्रण हुआ है, तो यशोधरा में गुप्त जी ने गौतम बुद्ध, राहुल तथा यशोधरा की कथा को आधार मानकर यशोधरा को जीवंत किया है। यशोधरा पर तत्कालीन नारी जागरण का प्रभाव भी और भी ज्यादा और मुख्य रूप से दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय आंदोलन में हजारों स्त्री पुरुष घर बार का मुंह छोड़कर कूद पड़े थे। व्यक्तिगत सुख दुख को उन्होंने भुला दिया था। इसी प्रकार सत्य की खोज में गौतम बुद्ध पत्नी बच्चे रात में सोए छोड़कर अचानक एक दिन घर से निकल गए थे। ऐसी स्थिति में गुप्त जी की यशोधरा पर इसका जो असर हुआ वह इस प्रकार से व्यक्त करती है। यह बात नारी ही कह सकती है जो जागरूक है, जिसे अपने स्वतंत्र अस्तित्व का एहसास हो और जो सिद्धि के महत्व को समझती हो, अर्थात समाज से जिसका सीधा संबंध है, जो सोचती समझती है और जीवन में पुरुष के समकक्ष कंधे से कंधा मिलाकर सारे बोझ उठाने के लिए तैयार रहती है। इसके आगे जब भी गौतम के जाने के संदर्भ में बातचीत होती है, तो यशोधरा अपने परिपक्व व्यक्तित्व का परिचय देती है। यशोधरा के विरहणी व्यक्तित्व में उसका मातृत्व भी जुड़ा हुआ है, इसलिए गुप्त जी ने उसके मातृत्व रूप को पुत्र वधू के रूप को उसके विरहणी व्यक्तित्व के साथ साथ विकसित किया। यशोधरा, उर्मिला, सीता आदि जितने भी गुप्त जी के नारी पात्र हैं, वे विरही होकर मध्यकालीन विरहणियों की तरह दिन दुनिया भूलकर जार जार आंसू नहीं बहाते, बल्कि विरह का दुख उन्हें द्रवित करके जगत के सुखों के प्रति संवेदनशील बनाता है और वे कर्मठ बनकर जनता के साथ तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। साकेत में सीता का चित्रण भी इसी प्रकार विकसित हुआ है। हालांकि गुप्त जी की सीता तुलसी और सीता से प्रेरित और प्रभावित हैं, किंतु गांधी युग में रचित होने के कारण वे स्वदेशी आंदोलन के वातावरण में रंगी हुई है। इसलिए तुलसी की सीता जहां सामंती माहौल की ऐसी नारी को घेरे में मानवी का अभिनय करती है, वहां गुप्त जी की सीता स्वतंत्रता आंदोलन में नारी की आदर्श मूर्ति बनने लगती है। स्वतंत्रता आंदोलन में नारी की आदर्श मूर्ति वह है जहां वह पत्नी, प्रेमिका, मां, बहन के रूपों के साथ साथ श्रमशील, आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी है। इसलिए गुप्त जी का सीता हरण में कहते हैं कि निश्चित रूप से गुप्त जी की नारी चेतना पारंपरिक नहीं है। नारी को वे शिक्षिता, आत्मसम्मानी, स्वाभिमानी देखना चाहते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका के पक्षधर है, किंतु यह सब परिवर्तन गृहिणियों के रूप में उनकी पारिवारिक भूमिका को हटाकर वह नहीं चाहते। यहाँ पर भी गुप्त जी की अतिमूलक सुधारवादी दृष्टि सक्रिय दिखाई पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने मैथिली शरण गुप्त का काव्य राष्ट्रीय जागरण, नव जागरण और नारी चेतना के संबंध में गुप्त जी के काव्य मूल स्वर नारी भावना के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।